गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौड़। आज हम ले रहे हैं बीए पार्ट 3 का ही पेपर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास। उसका नया टॉपिक सोवियत विघटन एवं एक ध्रुवीय विश्व। तो पहले हम लेंगे सोवियत संघ का विघटन। पहले ले रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। रूस में साम्यवादी व्यवस्था के विघटन के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम रूस की आंतरिक स्थिति और द्वितीय बाहरी कारण। तो पहले हम ले रहे हैं रूस की आंतरिक स्थिति। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत सोवियत संघ के प्रमुख नायक जोसेफ स्टालिन ने साम्यवादी व्यवस्था को पूर्वी यूरोपीय देशों पर थोप दिया। साथ ही वहां की साम्यवादी सरकारों ने अनेक भूलें की, जिसके फलस्वरूप जन असंतोष प्रस्फुटित हुआ। वहां का जनमानस पश्चिमी पूंजीवादी संस्कृति की चकाचौंध से आकर्षित होने के कारण व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आतुर हो उठा। पश्चिम की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक क्रांति एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने रूसी जनता के असंतोष को और बढ़ा दिया। इसके अलावा 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात उन्हें पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्रों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समझौता करने की स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रकार रूस की जनता पश्चिमी देशों के संपर्क में आ गई। पूर्वी यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की लहर ने भी साम्यवादी दलों के शासन के खिलाफ विद्रोह का वातावरण तैयार किया। अंततः साम्यवादी सरकारों के तख्ते पलटने लगे। सोवियत संघ के विघटन में रूस की राजनीतिक व्यवस्था के अलावा आर्थिक कारणों ने भी अहम भूमिका निभाई। साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने वाले देश पूंजीवादी व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। वे राष्ट्र पश्चिम से औद्योगिक उत्पादन, प्रौद्योगिकी के विकास और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ गए। अतः उन राष्ट्रों ने पश्चिम से प्रेरित होकर वहां की सरकारों पर व्यवस्था को बदलने का दबाव बनाया, परंतु साम्यवादी सरकारें जनता को पीड़ा से मुक्ति दिलाने में असमर्थ रही, जिसकी कीमत सत्ता को खोकर चुकानी पड़ी। 1985 में मिखाइल गॉर्बाचोव सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी बने। उसने सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दुरुस्त करने का प्रयास किया। इसके लिए उसे पश्चिमी देशों से ऋण लेना पड़ा। 1990 के अंत तक सोवियत संघ का विदेशी ऋण 58 अरब डॉलर तक पहुंच गया। खराब आर्थिक स्थिति के कारण ऋण की अदायगी कर पाना मुश्किल हो गया और इसका प्रभाव व्यावसायिक बैंकों पर भी पड़ा। इस आर्थिक स्थिति ने सोवियत संघ की रीढ़ को तोड़ दिया। तो ये था पहला कारण सोवियत संघ के विघटन का, कि रूस की आंतरिक स्थिति। अब हम ले रहे हैं दूसरा कारण, बाहरी कारण। सोवियत राष्ट्रपति गॉर्बाचोव द्वारा अपनाई गई नीतियां पेरेस्ट्रॉइका यानी पुनर्गठन और ग्लासनोस्त यानी खुलापन ने वहां की जनता में तो आशा का संचार किया, परंतु पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों पर इनका नैतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1988 में गॉर्बाचोव ने संयुक्त राष्ट्र में सैन्य शक्ति कम करते हुए पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी से स्वयं के 50,000 सैनिकों को हटाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से ये देश बेसहारा हो गए। साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले पूर्वी यूरोपीय देशों की जनता को यह विश्वास था कि पश्चिमी राष्ट्र उन्हें बदलाव की प्रक्रिया में हर प्रकार की मदद करने को तत्पर रहेंगे। इस भावना ने सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। तो ये थे दोनों कारण सोवियत संघ के विघटन के। अब हम ले रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के चरण। 1991 में हुए सोवियत संघ के विघटन 3 चरण में हुआ था। पहला चरण, जिसमें 6 गणराज्यों एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और मोल्डेविया द्वारा जनमत संग्रह के आधार पर पूर्व सोवियत संघ से पृथक होने का ऐलान किया गया। दूसरा चरण, जिसमें 17 मार्च का देशव्यापी जनमत संग्रह, जिसमें उपरोक्त 6 गणराज्यों के अतिरिक्त 9 अन्य गणराज्यों ने हिस्सा लिया। इस जनमत संग्रह के प्रमुख मुद्दे थे: पहला, पूर्व सोवियत संघ की एकता और अखंडता के लिए संघ में बने रहना। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता द्वारा करवाना। इसके पश्चात 12 जून 1991 को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें बोरिस येल्त्सिन एवं निकोलाई रिजकोव उम्मीदवार थे। बोरिस येल्त्सिन को चुनाव में सफलता मिली। वह गॉर्बाचोव का प्रतिद्वंदी था। उसका अमेरिका में बुलाकर स्वागत किया गया। अमेरिका द्वारा येल्त्सिन का सम्मान करने के पीछे ये भाव था कि कहीं विघटन की प्रक्रिया कमजोर नहीं पड़ जाए, इसीलिए अमेरिका ने येल्त्सिन को हर संभव मदद करने का वादा किया। तीसरा चरण, 19 अगस्त को गॉर्बाचोव को पद से हटाने का षड्यंत्र रचना। स्थिति को भांपते हुए 25 अगस्त 1991 को गॉर्बाचोव ने कम्युनिस्ट पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार गणराज्यों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस अवसर का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अंततः
13 दिसंबर 1991 को येल्सिन और गोर्बाचोव ने एक संधि कर 70 वर्ष पुराने सोवियत संघ को समाप्त करने की घोषणा कर दी। गोर्बाचोव ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद से त्यागपत्र देते हुए 25 दिसंबर को राष्ट्रपति पद से हट गए और 26 दिसंबर को सोवियत संघ के विघटन की औपचारिक घोषणा कर दी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 15 स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आ गए, जो इस प्रकार से थे: पहला रूसी संघ, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा एस्टोनिया, चौथा लटाविया, पांचवा लिथुआनिया, छठा बेलारूस, सातवां यूक्रेन, आठवां मोल्डोवा, नवा आर्मीनिया, 10वां जॉर्जिया, 11वां अजरबैजान, 12वां तुर्कमेनिस्तान, 13वां उज़्बेकिस्तान, 14 तजिकिस्तान और 15वां किर्गिस्तान। इसके साथ ही पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में साम्यवाद समाप्त हो गया। अब हम लेंगे सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में विभाजित होने के साथ ही विश्व का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। सोवियत संघ के अवसान के मलबे से अमेरिका का शक्तिशाली देश के रूप में अभ्युदय हुआ। इसके अलावा पूर्वी यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। साम्यवादी गुट के बिखराव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का पलड़ा हल्का हो गया और मोटे तौर पर साम्यवादी गुट के विघटन के प्रभाव को हम इन बिंदुओं में या इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला, शीत युद्ध का समापन हो गया। दूसरा, रूस की भूमिका में बदलाव हुआ। तीसरा, साम्यवाद का अवसान हुआ। चौथा, लोकतंत्र की सर्वव्यापकता बढ़ी। और पांचवा, एक ध्रुवीय विश्व का अभ्युदय हुआ। और छठा, परमाणु हथियारों से चिंता शुरू हुई। तो ये थे सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव। तो ये था सोवियत विघटन के कारण, चरण एवं प्रभाव।